ही देर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 70ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਕੀ ਬਾत ਕਰਨਗੇ। प्रधानमंत्री नरेंद्र नमस्कार। आज विजयादशमी यानी दशहरे का पर्व है। इस पावन अवसर पर आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। दशहरे का ये पर्व असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है, लेकिन साथ ही ये एक तरह से संकटों पर धैर्य की जीत का पर्व भी है। आज आप सभी बहुत संयम के साथ जी रहे हैं, मर्यादा में रहकर पर्व त्योहार मना रहे हैं। इसलिए जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें जीत भी सुनिश्चित है। पहले दुर्गा पंडाल में मां के दर्शनों के लिए इतनी भीड़ जुट जाती थी, एकदम मेले जैसा माहौल रहता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। पहले दशहरे पर भी बड़े बड़े मेले लगते थे, लेकिन इस बार उनका स्वरूप भी अलग ही है। रामलीला का त्योहार भी उसका बहुत बड़ा आकर्षण था, लेकिन उसमें भी कुछ न कुछ पाबंदियां लगी है। पहले नवरात्र पर गुजरात के गरबा की गूंज हर तरफ छाई रहती थी। इस बार बड़े बड़े आयोजन सब बंद है। अभी आगे और भी कई पर्व आने वाले हैं। अभी ईद है, शरद पूर्णिमा है, वाल्मीकि जयंती है, फिर धनतेरस, दिवाली, भाई दूज, छठी मैया की पूजा है, गुरु नानक देव जी की जयंती है। कोरोना के इस संकट काल में हमें संयम से ही काम लेना है, मर्यादा में ही रहना है। साथियों, जब हम त्योहार की बात करते हैं, तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले मन में यही आता है कि बाजार कब जाना है, क्या क्या खरीदारी करनी है। खासकर बच्चों में तो इसका विशेष उत्साह रहता है कि इस बार त्योहार पर नया क्या मिलने वाला है। त्योहारों की ये उमंग और बाजार की चमक एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लेकिन इस बार जब आप खरीदारी करने जाएं, तो वोकल फॉर लोकल का अपना संकल्प अवश्य याद रखें। बाजार से सामान खरीदते समय हमें स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देनी है। साथियों, त्योहारों के इस हर्षोल्लास के बीच में लॉकडाउन के समय को भी याद करना चाहिए। लॉकडाउन में हमने समाज के उन साथियों को और करीब से जाना है जिनके बिना हमारा जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाता। सफाई कर्मचारी, घर में काम करने वाले भाई बहन, लोकल सब्जी वाले, दूध वाले, सिक्योरिटी गार्ड्स, इन सब का हमारे जीवन में क्या रोल है, हमने अब भली भांति महसूस किया है। कठिन समय में ये आपके साथ थे, हम सबके साथ थे। अब अपने पर्वों में, अपनी खुशियों में भी हमें इनको साथ रखना है। मेरा आग्रह है कि जैसे भी संभव हो, इन्हें अपनी खुशियों में जरूर शामिल करिए, परिवार के सदस्य की तरह करिए। फिर आप देखिए आपकी खुशियां कितनी बढ़ जाती हैं। साथियों, हमें अपने उन जाबाज सैनिकों को भी याद रखना है जो इन त्योहारों में भी सीमाओं पर डटे हैं, भारत माता की सेवा और सुरक्षा कर रहे हैं। हमें उनको याद करके ही अपने त्योहार मनाने हैं। हमें घर में एक दिया भारत माता के इन वीर बेटे बेटियों के सम्मान में भी जलाना है। मैं अपने वीर जवानों से भी कहना चाहता हूं कि आप भले ही सीमा पर हैं, लेकिन पूरा देश आपके साथ है, आपके लिए कामना कर रहा है। मैं उन परिवारों के त्याग को भी नमन करता हूं जिनके बेटे बेटियां आज सरहद पर है। हर वो व्यक्ति जो देश से जुड़ी किसी न किसी जिम्मेदारी की वजह से अपने घर पर नहीं है, अपने परिवार से दूर है, मैं हृदय से उसका आभार प्रकट करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जब हम लोकल के लिए वोकल हो रहे हैं, तो दुनिया भी हमारे लोकल प्रोडक्ट्स की फैन हो रही है। हमारे कई लोकल प्रोडक्ट्स में ग्लोबल होने की बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे एक उदाहरण है खादी का। लंबे समय तक खादी सादगी की पहचान रही है।
लेकिन हमारी खादी आज इको फ्रेंडली फैब्रिक के रूप में जानी जा रही है। स्वास्थ्य के दृष्टि से ये बॉडी फ्रेंडली फैब्रिक है, ऑल वेदर फैब्रिक है और आज खादी फैशन स्टेटमेंट तो बन ही रही है। खादी की पॉपुलैरिटी तो बढ़ ही रही है, साथ ही दुनिया में कई जगह खादी बनाई भी जा रही है। मैक्सिको में एक जगह है ओहाका। इस इलाके में कई गांव ऐसे हैं जहां स्थानीय ग्रामीण खादी बुनने का काम करते हैं। आज यहाँ की खादी ओहाका खादी के नाम से प्रसिद्ध हो चुकी है। ओहाका में खादी कैसे पहुंची, ये भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है। दरअसल मैक्सिको के एक युवा मार्क ब्राउन ने एक बार महात्मा गांधी पर एक फिल्म देखी। ब्राउन ये फिल्म देखकर बापू से इतना प्रभावित हुए कि वो भारत में बापू के आश्रम आए और बापू के बारे में और गहराई से जाना समझा। तब ब्राउन को एहसास हुआ कि खादी केवल एक कपड़ा ही नहीं है, बल्कि ये तो एक पूरी जीवन पद्धति है। इससे किस तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता का दर्शन जुड़ा है, ब्राउन इससे बहुत प्रभावित हुए। यहीं से ब्राउन ने ठाना कि वो मैक्सिको में जाकर खादी का काम शुरू करेंगे। उन्होंने मैक्सिको के ओहाका में ग्रामीणों को खादी का काम सिखाया, उन्हें प्रशिक्षित किया और आज ओहाका खादी एक ब्रांड बन गया है। इस प्रोजेक्ट की वेबसाइट पर लिखा है द सिंबल ऑफ धर्म इन मोशन। इस वेबसाइट में मार्क ब्राउन का बहुत ही दिलचस्प इंटरव्यू भी मिलेगा। वे बताते हैं कि शुरू में लोग खादी को लेकर संदेह में थे, परंतु आखिरकार इसमें लोगों की दिलचस्पी बढ़ी और इसका बाजार तैयार हो गया। ये कहते हैं ये राम राज्य से जुड़ी बातें हैं। जब आप लोगों की जरूरतों को पूरा करते हैं तो फिर लोग भी आपसे जुड़ने चले आते हैं। साथियों, दिल्ली के कनॉट प्लेस के खादी स्टोर में इस बार गांधी जयंती पर एक ही दिन में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदारी हुई। इसी तरह कोरोना के इस समय में खादी के मास्क भी बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। देश भर में कई जगह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और दूसरी संस्थाएं खादी के मास्क बना रहे हैं। यूपी में बाराबंकी में एक महिला है सुमन देवी जी। सुमन जी ने सेल्फ हेल्प ग्रुप की अपनी साथी महिलाओं के साथ मिलकर खादी मास्क बनाना शुरू किया। धीरे धीरे उनके साथ अन्य महिलाएं भी जुड़ती चली गई। अब वे सभी मिलकर हजारों खादी मास्क बना रही हैं। हमारे लोकल प्रोडक्ट्स की खूबी है कि उनके साथ अक्सर एक पूरा दर्शन जुड़ा होता है। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हमें अपनी चीजों पर गर्व होता है तो दुनिया में भी उनके प्रति जिज्ञासा बढ़ती है। जैसे हमारे आध्यात्म ने, योग ने, आयुर्वेद ने पूरी दुनिया को आकर्षित किया है। हमारे कई खेल भी दुनिया को आकर्षित कर रहे हैं। आजकल हमारा मलखम्ब भी अनेकों देशों में प्रचलित हो रहा है। अमेरिका में चिन्मय पाटणकर और प्रज्ञा पाटणकर ने जब अपने घर से ही मलखम्ब सिखाना शुरू किया था तो उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि इसे इतनी सफलता मिलेगी। अमेरिका में आज कई स्थानों पर मलखम्ब ट्रेनिंग सेंटर्स चल रहे हैं। बड़ी संख्या में अमेरिका के युवा इससे जुड़ रहे हैं, मलखम्ब सीख रहे हैं। आज जर्मनी हो, पोलैंड हो, मलेशिया हो, ऐसे करीब 20 अन्य देशों में भी मलखम्ब खूब पॉपुलर हो रहा है। अब तो इसकी वर्ल्ड चैंपियनशिप भी शुरू की गई है, जिसमें कई देशों के प्रतिभागी हिस्सा लेते हैं। भारत में तो प्राचीन काल से कई ऐसे खेल रहे हैं जो हमारे भीतर एक असाधारण विकास करते हैं, हमारे माइंड बॉडी बैलेंस को एक नए आयाम पर ले जाते हैं। लेकिन संभवतः नई पीढ़ी के हमारे युवा साथी मलखम्ब से उतना परिचित न हो। आप इसे इंटरनेट पर जरूर सर्च करिए और देखिए। साथियों, हमारे देश में कितनी ही मार्शल आर्ट्स है। मैं चाहूंगा
कि हमारे युवा साथी इनके बारे में भी जाने, इन्हें सीखें और समय के हिसाब से इनोवेट भी करें। जब जीवन में बड़ी चुनौतियां नहीं होती हैं, तो व्यक्तित्व का सर्वश्रेष्ठ भी बाहर निकलकर नहीं आता है। इसलिए अपने आप को हमेशा चैलेंज करते रहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, कहा जाता है लर्निंग इज ग्रोइंग। आज मन की बात में मैं आपका परिचय एक ऐसे व्यक्ति से कराऊंगा जिसमें एक अनोखा जुनून है। यह जुनून है दूसरों के साथ रीडिंग और लर्निंग की खुशियों को बांटने का। यह है पोन मारियप्पन। पोन मारियप्पन तमिलनाडु के तूतुकुड़ी में रहते हैं। तूतुकुड़ी को पर्ल सिटी यानी मोतियों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। यह कभी पांडियन साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ रहने वाले मेरे दोस्त पोन मारियप्पन हेयर कटिंग के पेशे से जुड़े हैं और एक सैलून चलाते हैं। बहुत छोटा सा सैलून है। उन्होंने एक अनोखा और प्रेरणादायी काम किया है। अपने सैलून के एक हिस्से को ही पुस्तकालय बना दिया है। यदि व्यक्ति सैलून में अपनी बारी का इंतजार करने के दौरान वहां कुछ पढ़ता है और जो पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा लिखता है, तो पोन मारियप्पन जी उस ग्राहक को डिस्काउंट देते हैं। है ना मजेदार? आइए तूतुकुड़ी चलते हैं, पोन मारियप्पन जी से बात करते हैं। पोन मारियप्पन जी, वणक्कम, नल्ला इरकिंगड़ा। மாண்புமிகு பிரதமர் ஐயாவுக்கு வணக்கம். माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार. वणक्कम वणक्कम. உங்களுக்கு இந்த லைப்ரரி ஐடியா எப்படி வந்ததா? நான் 8ஆம் வகுப்பு தான் படிச்சிருக்கிறேன். மேற்கொண்டு எங்கள் குடும்ப சூழ்நிலை காரணமாக படிக்க முடியல. எனக்கு படித்தவங்கள பார்க்கும்போது எனக்குள்ள ஒரு வருத்தம் இருக்கும். நாமளும் ஒரு நூலகத்தை உருவாக்கி வாழ்க்கையை படிக்கணுங்கிறக்காண்டி இந்த ஒரு முயற்சி எடுத்து நான் பண்ணுறேன். मैं 8वीं कक्षा तक पढ़ा हूँ. उसके आगे मेरी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण मैं अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा न सका. जब मैं पढ़े लिखे आदमियों को देखता हूँ तब मेरे मन में एक कमी महसूस हो रही थी. इसलिए मेरे मन में ये आया कि हम क्यों न एक पुस्तकालय स्थापित करें और उससे बहुत से लोगों को ये लाभ होगा. यही मेरे लिए एक प्रेरणा बनी. உங்களுக்கு எந்த புத்தகம் பிடிக்கும்? எனக்கு திருக்குறள் ரொம்ப பிடிக்கும். मुझे तिरुकुरल बहुत प्रिय है. ஓ, உங்ககிட்ட பேசியதில் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி. நல்வாழ்த்துக்கள். எனக்கும் மாண்புமிகு பிரதமர் ஐயாட்ட பேசுறது ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. मैं भी माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करते हुए अति प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ. अगेन नलवाड़तुकल. நன்றிங்க ஐயா. धन्यवाद प्रधानमंत्री जी. थैंक यू. हमने अभी पोन मारियप्पन जी से बात की. देखिए कैसे वो लोगों के बालों को तो संवारते ही हैं, उन्हें अपना जीवन संवारने का भी अवसर देते हैं. थिरुकुरल की लोकप्रियता के बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगा. थिरुकुरल की लोकप्रियता के बारे में आप सबने भी सुना. आज हिंदुस्तान की सभी भाषाओं में थिरुकुरल उपलब्ध है. अगर मौका मिले तो जरूर पढ़ना चाहिए. जीवन के लिए वह एक प्रकार से मार्गदर्शक है. साथियों, लेकिन आपको यह जानकर खुशी होगी कि पूरे भारत में अनेक लोग हैं जिन्हें ज्ञान के प्रसार से अपार खुशी मिलती है. ये वो लोग हैं जो हमेशा इस बात के लिए तत्पर रहते हैं कि हर कोई पढ़ने के लिए प्रेरित हो. मध्य प्रदेश के सिंगरौली की शिक्षिका उषा दुबे जी ने तो स्कूटी को ही मोबाइल लाइब्रेरी में बदल दिया है. वे प्रतिदिन अपने चलते फिरते पुस्तकालय के साथ किसी न किसी गांव में पहुंच जाती है और वहां बच्चों को पढ़ाती है. बच्चे उन्हें प्यार से किताबों वाली दीदी कहकर बुलाते हैं. इस साल अगस्त में अरुणाचल प्रदेश के निरजुली के रायो विलेज में एक सेल्फ हेल्प लाइब्रेरी बनाई गई है. दरअसल यहाँ की मीना गुरुंग और दिवांग होसाई को जब पता चला कि कस्बे में कोई लाइब्रेरी नहीं है, तो उन्होंने
इसकी फंडिंग के लिए हाथ बढ़ाया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस लाइब्रेरी के लिए कोई मेंबरशिप फी नहीं है। कोई भी व्यक्ति 2 हफ्ते के लिए किताब ले जा सकता है, पढ़ने के बाद उसे वापस करना होता है। यह लाइब्रेरी 7 दिन 24 घंटे खुली रहती है। आस पड़ोस के अभिभावक यह देखकर काफी खुश हैं कि उनके बच्चे किताब पढ़ने में जुटे हैं, खासकर उस समय जब स्कूलों ने भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी है। वहीं चंडीगढ़ में एक एनजीओ चलाने वाले संदीप कुमार जी ने एक मिनी वैन में मोबाइल लाइब्रेरी बनाई है। इसके माध्यम से गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए मुफ्त में बुक्स दी जाती हैं। इसके साथ ही गुजरात के भावनगर की भी 2 संस्थाओं के बारे में जानता हूं जो बेहतरीन कार्य कर रही है। उनमें से एक है विकास वर्तुल ट्रस्ट। यह संस्था प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत मददगार है। यह ट्रस्ट 1975 से काम कर रहा है और ये 5000 पुस्तकों के साथ 140 से अधिक मैगजीन उपलब्ध कराता है। ऐसी एक संस्था पुस्तक परब है। यह इनोवेटिव प्रोजेक्ट है जो साहित्यिक पुस्तकों के साथ ही दूसरी किताबें निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। इस लाइब्रेरी में आध्यात्मिक, आयुर्वेदिक उपचार और कई अन्य विषयों से संबंधित पुस्तकें भी शामिल है। यदि आपको इस तरह की और प्रयासों के बारे में कुछ पता है तो मेरा आग्रह है कि आप उसे सोशल मीडिया पर जरूर साझा करें। ये उदाहरण पुस्तक पढ़ने या पुस्तकालय खोलने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह उस नए भारत की भावना का भी प्रतीक है जिसमें समाज के विकास के लिए हर क्षेत्र और हर तबके के लोग नए नए और इनोवेटिव तरीके अपना रहे हैं। गीत